नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी का लेक्चर नंबर 18। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे? इंडक्टिव इफेक्ट में। हमने देखा था कि कैसे प्लस आई और माइनस आई का इस्तेमाल करके एसिडिक स्ट्रेंथ का हम ऑर्डर बता सकते हैं। पर आज के लेक्चर में जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे तो उसमें हम सारे इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। और आज के बाद आप जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे? सारे इफेक्ट का इस्तेमाल करके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल करके आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं निकालेंगे, ठीक है। पर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे पढ़ेंगे जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के रिलेटेड होगा। तो इन दोनों टॉपिक को मुझे पिछले लेक्चर में कंप्लीट कराना चाहिए था, तो वहां पे मिस हो गया था। तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का आप पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो क्या होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन? यही स्ट्रक्चर होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन का, साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल कार्बोकैटायन। तो अब बताइए फ्रेंड मुझे, जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल है क्या स्टेबल है? कैसा है? अनस्टेबल है। क्यों? इसके दो रीजन है अनस्टेबल होने के। पहला रीजन तो यही है, ये रिंग जो है वो इसका मेन रीजन है अनस्टेबल होने का। दो, इस तो कार्बोकैटायन है, तो यदि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है एक रीजन है इसका अनस्टेबल होने का, पर इसका जो मेन रीजन है अनस्टेबल होने का ये रिंग है। क्या रिंग के कारण रिंग के कारण मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है? जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल या हर रिंग अनस्टेबल हो। हाँ, पर ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। अब मैंने आपको बताया था एंगल स्ट्रेन यदि ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है इसमें, इस साइक्लिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। और एंगल स्ट्रेन होने का कारण क्या है? कैसा है? ये साइक्लिक कंपाउंड है वो अनस्टेबल है। तो यदि इसको स्टेबल बनना है तो कैसे बन सकता है? अपने एंगल स्ट्रेन को खत्म करके। यदि ये साइक्लिक कंपाउंड अपने एंगल स्ट्रेन को खत्म कर ले, कैसे खत्म कर सकता है? रिंग को तोड़ के। रिंग के कारण ही इसके में एंगल स्ट्रेन है। यदि ये रिंग को तोड़ लेगा तो एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। तो यदि अपने अंदर का यदि एंगल स्ट्रेन खत्म कर ले तो स्टेबल बन जाएगा, है कि नहीं? यदि इसको स्टेबल बनना है तो अपने अंदर का एंगल स्ट्रेन खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करेगा एंगल स्ट्रेन को? तो रेजोनेंस करके यहाँ पे क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल अपने अंदर का एंगल स्ट्रेन खत्म करेगा। अब आप बोलेंगे सर हमें यहाँ पे तो रेजोनेंस का कोई भी टाइप नहीं दिख रहा है। रेजोनेंस के लिए वेकेंट, सिंगल, डबल होना चाहिए। तो वेकेंट है, सिंगल है, पर डबल तो है ही नहीं। या तो वेकेंट, सिंगल, लोन पेयर होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस का कोई टाइप ही नहीं है। तो यहाँ पे कैसे रेजोनेंस होगा? तो आपने जितने भी टाइप पढ़े रेजोनेंस के, उसमें से एक भी टाइप का रेजोनेंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कि नहीं? पर यहाँ पे एक अलग टाइप से रेजोनेंस होता है। कैसे होता है यहाँ पे रेजोनेंस? तो सबसे पहले क्या होगा? ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड जो है फ्रेंड टूट जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड के टूटने के कारण ये कार्बन जो होगा इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन जो है सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका मतलब इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने छीन लिया है, तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझना है इतना? तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूटने के कारण इस कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका क्या मतलब होता है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? लोन पेयर,
है कि नहीं। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होता है लोन पेयर, और कार्बन के पास यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल। कार्बन के पास यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या मतलब होता है वेकेंट ऑर्बिटल। तो एक कार्बन अपना लोन पेयर जो है इस कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, कार्बन अपना लोन पेयर इस कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और क्या करेगा यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे जो होगा बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनने के साथ ही इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब बॉन्ड बनने के साथ ही क्या हुआ, वो कमी जो है पूरी हो गई, इसलिए इस कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसके पास जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था उसको उसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर लिया, है कि नहीं। जो इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था उसको इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर लिया, इसलिए इस कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और इस कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आया, बताइए भाई, बताइए फ्रेंड, समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस होता है। चलिए, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस हो रहा है जो इसके पहले हमने कहीं पे नहीं देखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। इसके पहले हमने जितनी बार भी रेजोनेंस की कंडीशन देखी उसमें क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड जो था आपका वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था, है कि नहीं। इसके पहले जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था। पहली बार हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे रेजोनेंस होने से क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड है इसको एंगल स्ट्रेन से क्या हुआ, राहत मिल गया। एंगल स्ट्रेन था इसके अंदर जिसका इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, अब इसको एंगल स्ट्रेन से क्या हुआ है, मुक्ति मिल गई है, एंगल स्ट्रेन से फ्री हो गया। एंगल स्ट्रेन से फ्री होगा तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो एंगल स्ट्रेन से फ्री हो जाने के कारण क्या हुआ है, इस कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ गई है। इसलिए आपका जितना भी कार्बोकेटाइन होता है, हाँ फ्रेंड ध्यान सुनिए, जितने भी कार्बोकेटाइन होता है उस कार्बोकेटाइन में इस कार्बोकेटाइन की जो इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जब भी कभी आपको ये दिखे तो आप इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे आगे रखना। क्योंकि सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म की तरफ जा रहा है लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी सारे कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा होगी। जो इसकी स्टेबिलिटी होगी सारे कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यही आपको बस याद रखना है इसके लिए। इसलिए आपको क्या याद रखना है कि यदि हमें कभी भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन दिखा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन हमें कभी भी दिखा तो हम इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे आगे रखेंगे। ठीक है, समझ आया ना फ्रेंड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इन तीनों आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे तीन तीन क्या है आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे दो आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे एक। तो जितना ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे तीन तीन जो रिंग है वो स्ट्रेन से फ्री होगा, यहाँ पे दो रिंग स्ट्रेन से फ्री होगा और यहाँ पे एक ही रिंग स्ट्रेन से फ्री होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, फिर इसके बाद ये और फिर इससे पीछे ये हो जाएगा। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर बी और फिर सी। ठीक है, ऐसे टाइप के भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं जहां पे एक से ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा। तो जहां पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन का नंबर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अकेले ये दिखे और यदि अकेले दिखे तो जितने भी आपके और एग्जाम्पल होंगे इसमें इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी सबसे पहले हम कौन से ग्रुप को देखते थे, जो प्लस एम लगा रहा है, जो प्लस एम लगा रहा है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ाता था, पर ये प्लस एम से भी ऊपर आएगा, सबसे ऊपर यही आएगा। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको। तो आज से आप याद रखेंगे कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सारे कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा होती है।
ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही है। ब्रेथ रूल्स। तो ये रूल क्या कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। आपके ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है नहीं हो सकता। यदि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर यदि आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर कैसा है, गलत है, वो स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। जैसे ये है आपका ब्रिज हेड कार्बन, ये आपका ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज है और उसके हेड पे जो कार्बन है हम उसको क्या कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। तो ये आपका ब्रिज हेड कार्बन, ये आपका ब्रिज हेड कार्बन। तो इस ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, इस ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा और यहाँ पे भी जो पॉजिटिव चार्ज है नहीं होगा। ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर फ्रेंड पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। क्यों ऐसा? तो इसका आंसर इसकी हाइब्रिडेशन में पता चलेगा। तो इस कार्बन का हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो क्या होता है हाइब्रिडेशन? तो हाइब्रिडेशन होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। यही होता है हाइब्रिडेशन, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 3 सिग्मा है और इसके पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तब लोन पेयर होता है। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो 0 लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडेशन 3 आया और 3 के साथ क्या बनता है हाइब्रिडेशन sp2। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना आया, sp2 आया। इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, इसका भी sp2 आएगा और इसका भी sp2 आएगा। यदि इसका हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है तो sp2 हाइब्रिडेशन में कैसा स्ट्रक्चर बनता है? यदि आपको याद हो तो sp2 हाइब्रिडेशन में फ्रेंड ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं? sp2 हाइब्रिडेशन में कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब इस कार्बन के जो तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इस कार्बन के जो तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये एक ही प्लेन में होंगे। इस कार्बन के भी तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे। इस कार्बन के जो तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है एक ही प्लेन में होंगे। यदि इन कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे तो इससे क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा और मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ही नहीं सकता। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा और ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा ही क्यों? जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा तो क्या ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए कभी ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है नहीं हो सकता। यदि आपको ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर में दिख रहा है तो इसको आप क्या करना, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे पीछे कर देना। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन को आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे आगे कर देना और इसको सबसे पीछे कर देना, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। किस लिए? इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रिपल्सन के कारण। जो आपका sp2 कार्बन है, sp2 कार्बोकेटाइन, उसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपको 4 ऑप्शन देता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देता है, नहीं देता है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल नहीं है। यदि आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यही आपको याद रखना है। बेट्स रूल में क्या कहता है बेट्स रूल कि ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो स्ट्रक्चर गलत है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ठीक है। और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो कार्बोकेटाइन में जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी।
ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। यदि हम एसिड का स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा एसिड क्या होता है। बिना ये जाने कि एसिड क्या होता है, क्या हम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं? क्या हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं? नहीं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एसिड क्या होता है। अब ये एसिड क्या होता है ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप बताइए एसिड क्या होता है। चाहिए तो आप पुराना वीडियो पॉज करके रिवाइज भी कर सकते हैं पुराना नोट। अब बताइए एसिड क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में जहाँ पे मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पाया तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एसिड क्या होता है। तो वीडियो पॉज करके एक बार पीछे नोट पलटा के देखिए एसिड क्या होता है। चलिए तो मैं बताता हूँ एसिड क्या होता है। मान लीजिए ये एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा है। वाटर के साथ और भी चीज़ें हो सकती है पर मेनली इसमें वाटर ही है। यदि वाटर है तो इसमें H प्लस और OH माइनस भी होगा। इसमें H प्लस और OH माइनस आयन भी बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि H2O ये मिलके ही बनता है H प्लस और OH माइनस से। तो H प्लस और OH माइनस, आपका वाटर होता है H2O, तो ये टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस बनेगा। तो यदि ये सोल्यूशन मेनली वाटर से मिलकर बना हुआ है तो इसमें H प्लस और OH माइनस भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आपने क्या किया है, इस बीकर में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला है। आपने एक्सपेरिमेंट करके इस बीकर के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला है जो कि आ रहा है 8 मोलर। 8 मोलर वैसे इतना होता नहीं है, बहुत कम होता है। 10 टू दी पावर -7, 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -8 इस रेंज में होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मान लेता हूँ कि इस बीकर के अंदर H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 8 मोलर है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर एक सब्सटेंस डाला जिसका नाम है HA। HA एक सब्सटेंस है जिसको आपने क्या किया, बीकर में डाला। अब इस सब्सटेंस को डालने के बाद अब थोड़ी देर के बाद H प्लस आयन का जो आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं वो आ रहा है आपका 10 मोलर। ठीक है। इसके जस्ट डालने से पहले आप H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाले तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 8 मोलर। और इसके डालने के बाद जब आप H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, 10 मोलर। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि जो HA है उसने इस बीकर में या इस एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया? नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में, ऐसा सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे, ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ऐसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है। तो एसिड का डेफिनेशन क्या होगा, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस सोल्यूशन। इन एक्वस सोल्यूशन। अरे कैसे इंक्रीज करता है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो जो आपका HA है ये टूट जाता है H प्लस और A माइनस में, H प्लस और A माइनस में। जो आपका HA है ये टूट जाता है H प्लस और A माइनस में। यदि HA ने H प्लस को रिलीज किया है तो H प्लस कहाँ जाएगा, एक्वस सोल्यूशन में जाएगा। और एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो HA क्या करता है, अपने आप को तोड़ लेता है H प्लस और A माइनस में, और H प्लस इस एक्वस सोल्यूशन में आता है जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो एक एसिड जब H प्लस रिलीज कर देगा, जब एक एसिड H प्लस रिलीज कर देगा और उसके पास जो बच जाता है, H प्लस रिलीज करने के बाद जो आयन बच जाता है जो कि इस केस में A माइनस है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है बताइए। एक एसिड जब H प्लस आयन रिलीज कर देता है, एक एसिड जो होता है वो H प्लस आयन रिलीज कर देता है
तो उसके पास जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, ठीक है ना। H प्लस आयन जब रिलीज कर जाता है, जो उसके पास एनायन बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अब ये जो H प्लस है, HA है, ये H प्लस रिलीज करेगा कि नहीं, हो सकता है नहीं भी रिलीज करे, जरूरी तो नहीं H प्लस जो है ये H प्लस और A माइनस में टूटे, जरूरी है, नहीं भी टूट सकता है। अब ये HA जो है ये H प्लस और A माइनस में टूट रहा है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। और जरूरी मान लेते हैं कि इसका हमने 100 मॉलिक्यूल, मानते हैं इसका हमने 100 मॉलिक्यूल जो है इस एक्वस सॉल्यूशन में डाला था। HA का जो है हमने 100 मॉलिक्यूल जो है इस सॉल्यूशन में डाला था, तो क्या जितने भी 100 के 100 मॉलिक्यूल है वो सारे H प्लस और A माइनस में टूट गए? क्या 100 के 100 मॉलिक्यूल जो है वो H प्लस और A माइनस में टूट गए? या ऐसा भी हो सकता है कि इसके 10 मॉलिक्यूल जो है H प्लस में और A माइनस में टूटे और 90 मॉलिक्यूल नहीं टूटे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि इसके एक भी मॉलिक्यूल जो है H प्लस और A माइनस में नहीं टूटे, हो सकता है 50 टूट जाए 50 नहीं टूटे। तो इस मॉलिक्यूल के कितने आयन टूट के H प्लस बनाएंगे और A माइनस बनाएंगे, ये हमें बताता है अल्फा। ये हमें क्या बताता है, अल्फा। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमें अल्फा बताएगा कि इस HA का कितना मॉलिक्यूल जो होगा वो H प्लस और A माइनस में टूटेगा। इस HA का जो कितना मॉलिक्यूल जो है वो H प्लस और A माइनस में टूटेगा, ये हमें कौन बताता है, अल्फा। यदि इसका अल्फा 0.1 है, यदि इसका अल्फा 0.1 है, देखो अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक हो सकती है, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी 1 में से 0.1, यदि आपका अल्फा 0.1 है तो ये 1 का कितना परसेंट है, 10% है कि नहीं। 1 का 10% होता है 0.1, 0.1 इंटू 1 इंटू 100 तो कितना होता है, 10% होता है। तो 0.1 जो है ये कितना, 100 का 10% होता है। यदि अल्फा आपका 0.1 है तो इसका मतलब है कि HA का जो होगा वो 10% मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, सिर्फ और सिर्फ 10% मॉलिक्यूल। यदि इसका अल्फा 0.1 है तो इसका मतलब है इसके 10% मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। यदि आपका अल्फा 0.1 है तो इसके 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, इसके 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके H प्लस और A माइनस बनाएंगे, बाकी 90 मॉलिक्यूल एज इट इज सोल्यूशन में रहेंगे, ठीक है ना। यदि अल्फा 0.1 है, यदि अल्फा 0.3 है तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड बताइए, अल्फा यदि 0.3 है, अल्फा यदि 0.3 है तो इसका क्या मतलब है कि 30% मॉलिक्यूल जो है इसके डिसोसिएट होंगे। इसका ये मतलब है ना कि 30% मॉलिक्यूल जो है इसका डिसोसिएट होगा। तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। इसका मतलब जो होगा इसका 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा। इंक मुझे जरा इंक फिल कर लेता हूँ। यदि अल्फा 0.3 है इसका मतलब इसके 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, इसके जो होंगे फ्रेंड वो 30 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होंगे। यदि अल्फा 1 है, यदि अल्फा 1 है इसका मतलब 100%, तो इसके जो 100 मॉलिक्यूल, 100% का 100 कितना हो जाएगा, 100 होगा, तो इसका 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, इसका जो होगा वो 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा। तो एक एसिड के कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे या नहीं होंगे हमें कौन बताता है, अल्फा बताता है, हमें अल्फा बताता है। यदि अल्फा 0 है तो इसका एक भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होगा, और यदि अल्फा 1 है तो इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे। उसके बाद समझ में आया इतना, पहले बताइए अल्फा 0.1 हो, 0.3 हो, 1 हो, ये बात आपको समझी कि नहीं समझी। उसके बाद हमें क्या करता है कि एसिड के बीच का हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराता है, एसिड के बीच का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराता है। जैसे समझ लीजिए इसके अंदर मैंने HA डाला तो HA जो है H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट हुआ है कि नहीं, जो HA है ये H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट हुआ। एक और मैं एसिड लेके आता हूँ HB,
उसको भी मैं इस सोल्यूशन में डालता हूँ, तो जो आपका HB है ये भी डिसोशिएट होगा H प्लस और B माइनस में, H प्लस और B माइनस में, ठीक है ना। ये भी आपका जो HB है ये भी डिसोशिएट होगा H प्लस और B माइनस में। अब हमें क्या पूछता है कि बताइए इन दोनों में से किस एसिड ने इस सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस रिलीज किया। दोनों में से किस एसिड ने इस सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस रिलीज किया, ये ज्यादा H प्लस रिलीज किया या ये ज्यादा H प्लस रिलीज किया। जो ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि हमने अभी अभी एसिडिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन पढ़ा है कि एसिड का डेफिनेशन पढ़ा है कि ऐसा सब्सटेंस जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करे, तो जो ज्यादा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जो कम करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो हमें यदि इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा H प्लस आयन के सोल्यूशन, कौन ज्यादा H प्लस आयन जो है उस सोल्यूशन में रिलीज कर रहा है। जो ज्यादा H प्लस आयन को सोल्यूशन में रिलीज कर रहा है, जो ज्यादा H प्लस आयन को सोल्यूशन में रिलीज कर रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब इसको कैसे पता कर सकते हैं, अल्फा से पता कर सकते हैं। जिसका अल्फा ज्यादा होगा फ्रेंड वो ज्यादा डिसोशिएट भी होगा। जैसे मतलब इसका अल्फा 0, इसका भी 100 मॉलिक्यूल लेते हैं, दोनों का 100 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका भी 100 मॉलिक्यूल, इसका भी 100 मॉलिक्यूल, और मानते हैं कि इसका अल्फा 0.1 है। यदि इसका अल्फा फ्रेंड 0.1 है, इसका मतलब क्या है कि इसके 10 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, तो यहाँ पे 10 H प्लस और 10 A माइनस बनाएगा, है कि नहीं। यदि इसका अल्फा 0.1 है तो ये 10 H प्लस और 10 A माइनस बनाएगा। मानते हैं कि इसका अल्फा 0.2 है, HB का जो अल्फा 0.2 है, इसका मतलब क्या है, ये 20 H प्लस और 20 B माइनस बनाएगा। इसका मतलब यही है ना कि 20 H प्लस और 20 B माइनस बनाएगा। यदि इसका अल्फा ज्यादा है तो ज्यादा डिसोशिएट होगा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यदि ज्यादा डिसोशिएट होगा तो ज्यादा H प्लस बनाएगा, और ये कम डिसोशिएट होगा तो कम H प्लस बनाएगा। तो यदि हमें इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे आसान है कि सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए। इन दोनों एसिड का जो है अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए। यदि हम इन दोनों एसिड का अल्फा की वैल्यू पता चलेगी तो हम बोलेंगे जिसका अल्फा ज्यादा डिसोशिएट होगा और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एक तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ये जो अल्फा वाला कंपैरिजन है ये आपको यहाँ पे नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम में करना है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपको अलग अलग एसिड का अल्फा दिया होगा और उस एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे। इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके। तो देखिए दो एसिड के बीच का यदि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो अभी तक हमने सीखा कि इसका सबसे आसान तरीका होता है कि दोनों एसिड का अल्फा पता कर लो। जिस एसिड का अल्फा ज्यादा वो ज्यादा डिसोशिएट होगा और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। पर इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अल्फा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करेंगे। कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, एक एसिड जब H प्लस रिलीज कर देता है तो उसके पास जो आयन बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करेंगे। तो यदि HA एक एसिड है तो ये H प्लस और A माइनस में टूटेगा, H प्लस और A माइनस में टूटेगा। तो A माइनस जो है ये HA का कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं, A माइनस जो है HA का कॉन्जुगेट बेस है। और HB जब H प्लस और B माइनस में टूटेगा, तो आपका HB H प्लस और B माइनस में टूटेगा, तो जो B माइनस है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। HA का कॉन्जुगेट बेस A माइनस है और B का जो HB का कॉन्जुगेट बेस है वो B माइनस है। यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी, जो आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रेंड स्टेबिलिटी ऑफ CB। CB का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। जैसे ये HA जो है, ये H प्लस को रिलीज करके A माइनस बना रहा है, ये HB भी H प्लस को रिलीज करके B माइनस बना रहा है। अब मैं इतने देर से आपको बोल रहा हूँ कि HA क्या करेगा, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H प्लस को रिलीज करेगा, और HB जो है ये भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H प्लस को रिलीज करेगा। पर आपको पूछना चाहिए सर ये H प्लस को क्यों रिलीज करेगा, इसको कुछ फायदा होगा तभी तो H प्लस को रिलीज करेगा ना। जैसे समझ लीजिए ये यहाँ पे स्टेबल है और H प्लस रिलीज होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है। चलिए यहाँ पे स्टेबल है और H प्लस रिलीज करने के कारण अनस्टेबल हो जाता है, तो क्या ये H प्लस को रिलीज करेगा? नहीं करेगा। तो जब भी ये HA को H प्लस रिलीज करने से स्टेबिलिटी मिलेगी, जब ये HA को H प्लस रिलीज करने से जो भी उसके पास आयन बच गया है उस आयन में स्टेबिलिटी मिलेगी, तभी तो H प्लस रिलीज करेगा ना। यदि ये अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म की तरफ जाएगा तभी ये H प्लस को रिलीज करेगा। यदि ये स्टेबल था और H प्लस रिलीज होने के कारण अनस्टेबल हो रहा है, तो क्या ये H प्लस को रिलीज करेगा? नहीं। ये H प्लस को कब रिलीज करेगा फ्रेंड? जब ये पहले अनस्टेबल था पर H प्लस रिलीज होने के कारण क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, तब वो H प्लस को रिलीज करेगा। तो जिस कॉन्जुगेट बेस में, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो ज्यादा डिसोसिएट होगा। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा डिसोसिएट होगा, है कि नहीं? उतना ही ज्यादा डिसोसिएट होगा। यदि इसका कॉन्जुगेट बेस इससे ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा अपने आप को H प्लस और A माइनस में तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस थोड़ा कम स्टेबल है तो अपने कम मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेगा, है कि नहीं? कम मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेगा। तो किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि किस एसिड ने ज्यादा H प्लस रिलीज किया है, किस एसिड ने ज्यादा H प्लस रिलीज किया है, ये हम पता कर सकते हैं उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम बात करें कि B माइनस ज्यादा स्टेबल है A माइनस से, ऐसा ही हम मान रहे हैं कि B माइनस मतलब ये जो HB का कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल है HA से। तो यदि HB का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो HB ज्यादा डिसोसिएट होगा, ज्यादा H प्लस देगा, है कि नहीं? HB ज्यादा डिसोसिएट होगा HA से, ज्यादा H प्लस देगा, तो HB का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा फ्रेंड वो HA से ज्यादा हो जाएगा, वो HA से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा डिसोसिएट होगा, ये कम स्टेबल है तो कम डिसोसिएट होगा। तो यदि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में? क्यों ऐसा क्यों होता है? यदि एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा, यदि एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड ज्यादा डिसोसिएट होकर ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा। और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल नहीं होगा तो ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा, थोड़ा ही डिसोसिएट होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया इतना बताइए। तो हम कैसे एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, उसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। एक तरीके से और पता कर सकते हैं जो कि है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता कर सकते हैं। अब टेंशन है सर इतना सारा चीज पढ़ा रहे हैं, हम याद कैसे करेंगे? ऑर्डर जब निकालना रहेगा तो हम दूसरे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सारी जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट में समराइज करूंगा और एक लाइन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर दूंगा और बताऊंगा भी कैसे आपको ऑर्डर निकालना है। तो अभी तो पहले आप ध्यान से समझिए, लास्ट में समराइज कर दूंगा एक लाइन में, तो वहां से फिर आप आसानी से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता कर लीजिए। ठीक है, HA जो है ये H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट हुआ और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम मानते हैं कि Ka है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, Ka है। अब ये HB जो है ये भी डिसोसिएट हुआ H प्लस और B माइनस में, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Kb है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kb है। इस एसिड का
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है और इस एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kb है। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है फ्रेंड, बताइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये सब बातें आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, ठीक है ना फ्रेंड, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में। पर यहाँ पे समझिए कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, इसके लिए भी यही हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आया, बताइए। अब जरा सोचिए कि जिस रिएक्शन का K ज्यादा उस रिएक्शन में ज्यादा H प्लस आयन होगा। जिस एसिड का K ज्यादा होगा मतलब वो एसिड सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस रिलीज कर रहा है, क्योंकि जो K है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस के। जो आपका Ka है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन के। जिस एसिड का K ज्यादा है मतलब वो एसिड ज्यादा H प्लस सोल्यूशन में रिलीज करेगा, है कि नहीं, ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि देखिए जिस एसिड का K वैल्यू ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि वो एसिड सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन को रिलीज करेगा। वो एसिड जो है या उस सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन होगा, और यदि सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन है इसका मतलब है कि एसिड ने ज्यादा H प्लस आयन रिलीज किया है, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम के के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं कि जिस एसिड का K ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हम मानते हैं कि Kb जो है ये बड़ा है Ka से, मतलब इस एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इससे बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये एसिड जो है ये Hb जो है वो सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा, है कि नहीं। Hb जो है सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा, और जो सोल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो Hb का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा HAC, ठीक है ना। Hb का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा हो जाएगा HAC। इस तरीके से आपको के बेसिस पे क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर को बताना है। के बेसिस पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है। दो तरीके से हम बता सकते हैं, उसे तीन तरीका हमने पढ़ा, पर जो अल्फा वाला है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से बताएंगे। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। दूसरा हम कैसे बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा इसका मतलब वो एसिड सॉल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन को रिलीज करेगा, और जो एसिड सॉल्यूशन में ज्यादा H प्लस आयन को रिलीज करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है पीके। जो पीके होता है ये होता है माइनस लॉग के। पीके जो होता है क्या होता है आपका, माइनस लॉग के या 1/log के, 1/log के। तो जो आपका पीके होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपका पीके है यहाँ पे देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के वैल्यू के, है कि नहीं। जो आपका पीके जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के वैल्यू का, मतलब जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा उसका पीके वैल्यू कम। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ऑर्डर ये है कि के भी ज्यादा है के से, तो पीके का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आपका पीके बी है वो छोटा हो जाएगा पीके ए से, क्योंकि जो पीके होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लॉग के, है कि नहीं। यदि इसकी वैल्यू बड़ा तो इसका वैल्यू छोटा, और इसका वैल्यू छोटा तो इसका वैल्यू बड़ा। तो यदि एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये ऑर्डर है तो पी के वैल्यू का ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और के से हम कैसे पता कर सकते हैं, जिसका के ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। यदि यहाँ पे HB ये सेकंड वाले एसिड का
के वैल्यू ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, तो HB का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा HA से। और पीके से हम कैसे पता कर सकते हैं, जिसका पीके बड़ा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ छोटा, जिसका पीके बड़ा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ छोटा, क्योंकि जिसका पीके बड़ा होगा उसका के छोटा होगा, है कि नहीं, जिसका पीके बड़ा होगा उसका के जो होगा वो छोटा होगा। तो किसका पीके बड़ा है, ये ए का पीके बड़ा है, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पीके बी का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फिर से HB बड़ा होगा HA से, ठीक है, HB बड़ा होगा HA से। समझ में आया फ्रेंड। तो पीके से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जो पीके होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और केबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, जिसका के वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, ठीक है, समझ में बताइए। चलिए इसको मिटा दे। चलिए अब एसिडिक स्ट्रेंथ को हम समराइज करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कि जो कॉन्जुगेट बेस, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू का, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू का, कि जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बोल देते हैं एसिड के लिए ना, इसलिए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, जिस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, जिस एसिड का pKa ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम, ठीक है, समझ में बताइए। तो इस तरीके से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है। सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस चेक करना है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, यदि स्टेबिलिटी ऑफ ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें, कुछ भी चेक कर सके आप ऑर्डर बता सकते हैं, पर दोनों एसिड के लिए सेम तरीके से करेंगे। यदि एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस चेक कर रहे हैं तो दूसरी एसिड का भी कॉन्जुगेट बेस चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस चेक कर रहे हैं और दूसरे के लिए के है, तो इसे कंपेयर कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो दो एसिड के सेम कंपैरिजन करेंगे दोनों एसिड के लिए। यदि एक के लिए आप कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर कर रहे हैं तो दूसरे के लिए भी कॉन्जुगेट बेस। इसका कोई ऑर्डर नहीं किसको पहले इस्तेमाल करना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, समझ में। अभी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है फ्रेंड, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछने वाला है नहीं, किसी एसिड का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, इसका आपको कंपैरिजन पूछेगा कि ढेर सारे एसिड दिए रहेंगे आपको और उनके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना पड़ेगा कि किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा और किस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। तो अब अगला हेडिंग आप लगाएंगे जो कि है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। देखिए
यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम, हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, यदि आपका हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इस केस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो होगा फ्रेंड वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम यदि एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, ऑक्सीजन से कनेक्ट है। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, सल्फर से कनेक्ट है। तो ऑक्सीजन और सल्फर क्या एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाँ ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है। ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट को हम कैसे याद करते थे, हमारे पास ट्रिक था, ओल्ड स्टाइल से तिल पॉलिश, इसी ट्रिक से याद करते हैं, ओल्ड स्टाइल से तिल पॉलिश। तो जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये एक ही ग्रुप के मेंबर है कि नहीं, ऑक्सीजन और सल्फर जो है एक ही ग्रुप के मेंबर है। तो जब हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो डाउन द ग्रुप जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब जो ग्रुप में नीचे है, जो ग्रुप में नीचे है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ऑक्सीजन और सल्फर में ग्रुप में कौन नीचे है, सल्फर, तो सल्फर का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा वाटर से, सल्फर का जो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वाटर से, ठीक है। H2S का जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा H2O से, ठीक है। तो जब आपका हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हमें इनका कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। तो जब H2O में से H प्लस रिलीज हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, OH माइनस। जब H2O में से H प्लस रिलीज हो जाएगा तो क्या बचेगा, O माइनस। जैसे ये बॉन्ड टूट के H प्लस चले जाएगा तो इसके पास क्या बच जाएगा, O माइनस ही बच जाएगा ना, O माइनस ही बच जाएगा। तो OH माइनस, यहाँ पे यदि ये बॉन्ड टूट के H प्लस निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, SH माइनस, SH माइनस। तो यहाँ पे बच जाए, यहाँ पे इसका H2O का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, OH माइनस, और H2S का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, SH माइनस। ये रहा इसका कॉन्जुगेट बेस और ये रहा इसका कॉन्जुगेट बेस। अब हमें देखना पड़ेगा कि किसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। कि जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, लेकिन जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों में से किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, ठीक है, किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। चलिए अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ऑक्सीजन और सल्फर का हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और चेक करेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर में कौन बड़ा है। जैसे हमें पता है सल्फर बड़ा है क्योंकि सल्फर ग्रुप में नीचे आता है, पर चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p4, यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p4। अब इससे हमें क्या पता चला कि ऑक्सीजन के पास दो शेल है कि नहीं, ऑक्सीजन के पास दो शेल है, ये रहा न्यूक्लियस और इसके पास पहला और ये दूसरा शेल। ऑक्सीजन के पास दो शेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 और 2s2 आ रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन के पास दो शेल है। उसके बाद सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 है, सॉरी सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यही होगा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या पता चला कि सल्फर के पास तीन शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। तो सल्फर के पास तीन शेल है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। तो सल्फर के पास तीन शेल है और ऑक्सीजन के पास दो शेल है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का ऊपर, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है ये नहीं, ऑक्सीजन के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है। तो अभी इसके पास पूरा कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसके खुद के कितने हैं, 8 ही है, और एक ये बाहर से लेके आया है। सल्फर का बताइए, तो सल्फर के पास कितना होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे भी सल्फर जो है एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आया है। अभी पूरा सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 16 इसके खुद के हैं और एक बाहर से लेके आया है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है पर एक बाहर से लेके आया है।
अब क्या होगा फ्रेंड, जो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया है उस इलेक्ट्रॉन में और इसके जो खुद के इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा। होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है कि नहीं होता है, होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। तो जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है ये ऑक्सीजन, उस इलेक्ट्रॉन का इसके खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया उस इलेक्ट्रॉन का इसके खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन हो जाएगा। तो ये दोनों ऑक्सीजन और सल्फर बाहर से जो एक इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं उससे क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा। कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, तो देखो यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, और यहाँ पे जगह ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा, है कि नहीं। रिपल्सन जो होता है वो स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, यदि स्पेस ज्यादा है तो रिपल्सन कम और स्पेस कम है तो रिपल्सन ज्यादा। तो यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का जो घर है छोटा है, तो ऑक्सीजन के घर यहाँ पे छोटा है, इसलिए इस जो नेगेटिव चार्ज है उसको यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन फील होगा। और यहाँ पे जो है सल्फर का घर है वो कैसा है, बड़ा है। सल्फर के पास 3 शेल है तो इसका घर बड़ा हुआ, और इसके पास 2 ही शेल है तो इसका घर छोटा हुआ। तो ऑक्सीजन का घर छोटा है इसलिए इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन झेलना पड़ेगा, और इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कम रिपल्सन झेलना पड़ेगा, है कि नहीं। यदि रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, यदि रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, क्योंकि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन, है कि नहीं, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। तो यदि OH माइनस में रिपल्सन ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम, और SH माइनस में क्या है, रिपल्सन कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उसमें SH जो होगा वो OH से आगे होगा, क्योंकि SH का जो घर है वो बड़ा है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कम रिपल्शन फील होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा रिपल्शन फील होगा। तो ये तो हुआ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यही हो जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो यदि H2S का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है H2O से, तो H2S का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा H2O से, ठीक है। तो क्या होता है, यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, यदि आपका हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। मतलब ग्रुप में जो नीचे है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, जो ग्रुप में नीचे है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। HF, HCl, HBr, HI। तो जो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम है, जो कि इस केस में फ्लोरीन है, इस केस में क्लोरीन है, इस केस में ब्रोमीन है और इस केस में आयोडीन है। तो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम क्या एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाँ ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हेलोजन फैमिली के मेंबर ये सारे के सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है कि नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है किसके, हेलोजन फैमिली के मेंबर है और ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जब हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ग्रुप में सबसे नीचे कौन है, आयोडीन, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। फिर आयोडीन के बाद क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन के बाद क्लोरीन और फिर लास्ट में होगा HF। ये ग्रुप में सबसे ऊपर है इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, और ये ग्रुप में सबसे नीचे इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके कॉन्जुगेट बेस से हमें पता चलेगा, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऑर्डर से हमें पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। तो HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, F माइनस, HCl का कॉन्जुगेट बेस होता है Cl माइनस, और HBr का कॉन्जुगेट बेस जो होता है Br माइनस, और HI का जो कॉन्जुगेट बेस होता है I माइनस, ठीक है। ये था कॉन्जुगेट बेस। अभी ये सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये फ्लोरीन भी है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेके आया है, क्लोरीन भी एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो ब्रोमीन भी एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेके आया है, और आयोडीन भी एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेके आया है कि नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है। अभी जो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है उस इलेक्ट्रॉन का इन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उससे रिपल्सन हो जाएगा,
है कि नहीं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का इनके खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन हो जाएगा, पर रिपल्शन सबसे कम यहाँ पे होगा और सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, तो निगेटिव चार्ज को यहाँ पे सबसे कम रिपल्शन फील होगा, और जहाँ पे सबसे कम रिपल्शन फील होगा उस केस में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यदि रिपल्शन इसका सबसे कम है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसका दिया आ जाएगा, और इसमें तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि इसका घर तो बहुत छोटा है, इसके पास तो 2 ही शेल है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन है फ्रेंड, और यहाँ पे बहुत कम रिपल्शन है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। यदि रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्शन के, तो यहाँ पे यदि रिपल्शन कम है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पे रिपल्शन सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, समझा? तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और जो भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, वही आपका क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो HI का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए HI का एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा, और HF का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है, इसलिए इस HF का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, समझ में? तो ये रहा डाउन द ग्रुप। मतलब सबसे पहले आपको यदि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा रहा है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है, जैसे जैसे मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको पॉइंट वाइज जाना है, ठीक है ना, बीच में से कहीं से भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं निकालना है, आपको पॉइंट वाइज जाना है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि यदि आपका हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम, यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है तो डाउन द ग्रुप क्या होता है फ्रेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, NH3 और PH3। NH3 PH3 बताइए, इसमें आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, चलिए तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखो, हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम जो कि इस केस में नाइट्रोजन है और इस केस में फॉस्फोरस है, तो क्या हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है? क्या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है? हाँ, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है। तो देखो, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है क्या एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहे हैं? एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो ग्रुप में नीचे कौन है? फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन ऊपर है, इसलिए PH3 का जो है एसिडिक स्ट्रेंथ NH3 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम यदि एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ पहला पॉइंट, और सबसे पहले आपको पहला ही पॉइंट लगाना है। जब भी कभी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकलवाए तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग तो नहीं कर रहे। यदि एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहे तब आपको पॉइंट नंबर 2 लगाना है, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलोंग द पीरियड जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, अलोंग द पीरियड जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो किससे आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब यदि आपका हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नहीं, एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, जैसे देखिए CH4 NH3 H2O और HF, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम है जो कि इस केस में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो जो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम है क्या एक ही पीरियड से बिलोंग नहीं करते? एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो जो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही पीरियड से बिलोंग करें, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं ना, सेकंड पीरियड क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम यदि एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं तो लेफ्ट से लेके राइट, लेफ्ट से लेके राइट क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेफ्ट से लेके राइट क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा।
ठीक है। यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं तो लेफ्ट से राइट क्या होगा फ्रेंड, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो HF का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और CH4 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए भी हमें इन एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। कॉन्जुगेट बेस बना के हमें पता चलेगा कि ऐसा ऑर्डर क्यों आता है। तो जब CH4 में से H प्लस निकल जाएगा तो बच जाएगा CH3 माइनस, है कि नहीं। CH4 में से H प्लस निकल जाएगा तो CH3 माइनस, NH3 में से H प्लस निकल जाएगा तो NH2 माइनस, और H2O में से यदि H प्लस निकल जाएगा तो OH माइनस, और HF में से H प्लस निकल जाएगा तो F माइनस। तो इन एसिड का कॉन्जुगेट बेस यही हो जाएगा। CH4 का कॉन्जुगेट बेस CH3 माइनस, NH3 का कॉन्जुगेट बेस NH2 माइनस, H2O का कॉन्जुगेट बेस OH माइनस और HF का कॉन्जुगेट बेस F माइनस। ऐसे कॉन्जुगेट बेस यही हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए फ्रेंड, मैंने आपको एक बात बताई थी, अब कहाँ बताई थी मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, कि जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस एटम का इलेक्ट्रॉन रखने की एबिलिटी भी ज्यादा होगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन की खींचने की एबिलिटी ज्यादा है उसके पास इलेक्ट्रॉन की रखने की एबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम ऑर्डर लिखे यहाँ पे, तो फोन कॉल, ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। फोन कॉल मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। यदि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन रखने की एबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन के रखने की एबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यदि इन कॉन्जुगेट बेस की हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाले तो F माइनस जो होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर OH माइनस, फिर NH2 और CH3 माइनस। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फ्लोरीन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको वो सबसे अच्छे से संभाल पाएगा। तो ये जो कार्बन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन छीन तो लिया हाइड्रोजन का, पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बहुत नीचे आता है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर तक रख नहीं पाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आया। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फ्रेंड, उसको इलेक्ट्रॉन की रखने की एबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का, फ्लोरीन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, इसलिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर में भी ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, तो फिर ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन नहीं है पर कार्बन आएगा, तो नाइट्रोजन का तो कार्बन ही बचा है ना इस ग्रुप में, इसलिए कार्बन की जो एसिडिटी सबसे नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की रखने की एबिलिटी भी ज्यादा होती है, और जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसके इलेक्ट्रॉन की रखने की एबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, लेफ्ट से लेके राइट पीरियड टेबल में यदि हम लेफ्ट से हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही पीरियड से बिलोंग करता है तो लेफ्ट से लेके राइट क्या होता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे, बताइए। देखिए, अब ये जो आपने ऑर्डर निकाला कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल के, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH4 NH3 H2O और HF। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। फिर फ्लोरीन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, फिर आता है CH4। तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आया वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आया वही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया। और ऐसा क्यों है, वही रीजन होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, अब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो कम स्टेबल होगा। तो जब भी हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करे
तो लेफ्ट से लेके राइट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब इसको कॉन्जुगेट बेस बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, समझना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। SiH4PH3H2S और HCl। तो बताइए यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो देखो जो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम है जैसे कि सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये क्या करते हैं, थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। सेकंड पीरियड से ये बिलोंग करते थे। तो लेफ्ट से लेके राइट क्या होगा फ्रेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेफ्ट से लेकर राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो HCl का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर H2S, फिर PH3 और फिर SiH4। ठीक है, इसका भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बना के या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब पीरियड टेबल में हम लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। पीरियड टेबल में जब हम लेफ्ट से लेके राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। फिर इसके बाद इसका होगा इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका ये आया और ये आया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम। ठीक है, समझना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पर ये आपको कब लगाना है, पहले रूल नंबर 1 लगाना है। चेक करना है कि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग तो नहीं करते हैं। यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। फिर आपको रूल नंबर 2 लगाना है, यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं तो अलोंग अ पीरियड क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। अभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम जो होगा ना एक ही ग्रुप से बिलोंग करेगा ना एक ही पीरियड से बिलोंग करेगा, या हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही होगा, अलग अलग एटम नहीं होगा, एक ही होगा। तो उस केस में भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही बताएंगे। जैसे देखिए ये अल्कीन है, अल्काइन है सॉरी, और ये अल्कीन है और ये अल्कीन है। तो इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अब देखिए हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम जो है, तीनों में वो सेम है, कार्बन है। तो अब कैसे बताएंगे, ना डाउन द ग्रुप जा सकते हैं ना हम अलोंग अ पीरियड आ सकते हैं। तो इस केस में आपको कैसे बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही बताना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना पड़ेगा। जिसमें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जिस कार्बन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें तीनों कार्बन का जो अल्काइन, अल्कीन और अल्केन में कार्बन है उनके हमें क्या करना पड़ेगा, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से। इस कार्बन का पहले हाइब्रिडेशन निकालते हैं, फिर इसका और फिर इसका। तो जो आपका हाइब्रिडेशन होता है वो कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो इस कार्बन का निकालते हैं और इस हाइड्रोजन को H+ बना के निकालते हैं। ठीक है ना, यदि यहां से हाइड्रोजन H+ बन के निकल जाएगा तो इस कार्बन के पास बच जाएगा C-। ठीक है, C-। तो इस कार्बन का हम क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो इस कार्बन के पास देखो 1, चलिए एक काम करते हैं, तीनों का कॉन्जुगेट बेस ही बना लेते हैं। इसमें करेंगे तो बहुत खोजामाजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो HF, तो यदि यहाँ से H+ निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा C-, और यहाँ से जो H+ निकल जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा C-, और यहाँ से भी जब H+ निकल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा C-।
तो ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, और ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तीनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमने बना लिया। अब इन तीनों इस कार्बन, ये जो नेगेटिव कार्बन है तीनों में, इसका हम क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। तो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है। अब ये 3 बॉन्ड है, इसमें से एक ही सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। जब एक एटम एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक ही सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होता है। यहाँ पे एक सिग्मा है और कार्बन के ऊपर लोन पेयर है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। तो 1 + 1 2, तो 2 के साथ क्या होता है, हाइब्रिडेशन sp। तो इस कार्बन का जो फ्रेंड हाइब्रिडेशन है वो sp है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp है। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, एक ये और एक ये। तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो पाई है। 2 एटम के बीच में एक एटम यदि एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक ही सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होता है। तो ये एक सिग्मा है और बाकी दूसरा पाई है। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना के रखा है, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 सिग्मा है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3। जब हाइब्रिडेशन 3 होता है क्या आता है, sp2 आता है। हाइब्रिडेशन 3 आ रहा है तो फिर क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। और यहाँ पे तो इस कार्बन के पास कितना है, 3 सिग्मा है। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है। तो 3 और 1 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, 4। तो 4 के साथ इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3, हो जाएगा sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन आ रहा है इस कार्बन का sp, इसका sp2 और sp3। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया कि नहीं आया। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, वो sp कार्बन का ज्यादा होता है। ये sp हाइब्रिडेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, फिर sp2 और फिर sp3। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है ये न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको हाइब्रिडेशन पढ़ाया था। इसी चैप्टर का पहला लेक्चर जब मैंने लिया था उसमें आपको पढ़ाया था हाइब्रिडेशन। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, क्योंकि sp3 जो होता है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है sp3 में न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, फिर इसके बाद इसके ऊपर, और फिर इसके बाद इसके ऊपर, है कि नहीं। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है फ्रेंड वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये हुआ आपका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और जो आपका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया है वही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा, वही जो होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, एक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही ग्रुप से या एक ही प्लेट से बिलोंग नहीं कर रहे, एक ही ग्रुप या एक ही प्लेट से बिलोंग नहीं कर रहे, या हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही है, हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम जो है वो एक ही है, तो उस केस में भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इस्तेमाल करके आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए बताइए,
इन दोनों एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, किसका ज्यादा और किसका कम। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव और NH। देखो इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, तो इन दोनों के बीच में तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। ये कार्बन और इस कार्बन के से हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास हाइड्रोजन है। तो जब ये कार्बन यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस और ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इतना समझ में बताइए। अभी हमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट इन दोनों एसिड के कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, वही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस कार्बन और इस कार्बन का क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता करना पड़ेगा कि दोनों कार्बन में से किस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहाँ पे ना हम डाउन द ग्रुप आ सकते हैं, ना अलोंग द पीरियड जा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कंटेंट वाला एटम तो एक ही है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो देखो ये जो कार्बन है इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, दूसरा पाई है। तो इसका हाइब्रिडेशन 2 आया और 2 के साथ हाइब्रिडेशन क्या बनता है, sp। इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा फ्रेंड वो होगा sp। इसमें बताइए, तो इस कार्बन के पास नहीं, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो होगा। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो हो जाएगा फ्रेंड sp2। देखो 1 2 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया, 3 और 3 के साथ sp2। और यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा हो जाएगा sp। इस कार्बन के पास एक सिग्मा और एक लोन पेयर है, एक सिग्मा और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो अब एक सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 2 के साथ क्या बनेगा, sp। 2 के साथ बनेगा sp। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp और इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन आया sp2। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो sp कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो sp2 से ज्यादा होता है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगी, है कि नहीं। इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इससे ज्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, यदि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, यदि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तो हुआ इस एसिड कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और जो एसिड कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर हो जाएगा। यदि इस एसिड कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल करके एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, पर सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपका हाइड्रोजन कनेक्ट होने वाला एटम एक ही ग्रुप से है कि नहीं, सबसे पहले यही चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि हाइड्रोजन कनेक्ट होने वाला एटम एक ही पीरियड से है कि नहीं। यदि एक ही ग्रुप से है तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एक ही पीरियड से तो लेफ्ट से लेकर राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब हाइड्रोजन कनेक्ट होने वाला एटम ना एक ही ग्रुप से है ना एक ही पीरियड से है और हाइड्रोजन कनेक्ट होने वाला एटम एक ही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जब भी रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 इन तीनों से नहीं आ रहा है, रूल नंबर 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल नंबर 2 का ही पार्ट था, मतलब आपका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से नहीं आ रहा है। रूल नंबर 1 का मतलब होता है साइज, हाँ मैं तो आपको बताना ही भूल गया। रूल नंबर 1 में कैसे आंसर आता है, हमारा साइज से आता है, और रूल नंबर 2 में जो आंसर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आता है। रूल नंबर 1 में क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के साथ नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है। साइज बनने के साथ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। या आपको सेंटेंस बना के पूछ लेगा कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन साइज है। डाउन द ग्रुप जो होता है वो साइज बढ़ता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको ज्यादा स्पेस मिलता है, इसलिए स्टेबल हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है वो साइज से आता है, और अलोंग द पीरियड जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है वो किससे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आता है। तो जब आपका साइज से आंसर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर नहीं आ रहा है, तब आपको रूल नंबर 3 लगाना है जो कि कहता है इफेक्ट्स। अब क्या करना है आपको, रूल नंबर 1 आपने चेक कर लिया, रूल नंबर 2 चेक कर लिया, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, एसिड के ऊपर सारे इफेक्ट लगाओगे जो आप इफेक्ट पढ़े हो, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट,
और रेजोनेंस। तो इन इफेक्ट से आपको क्या करना है, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो चलिए फ्रेंड, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो एक एसिड होता है वो डिसोशिएट होके H प्लस और कॉन्जुगेट बेस देता है कि नहीं। एक एसिड जो होता है वो डिसोशिएट होके क्या देता है, H प्लस देता है और कॉन्जुगेट बेस देता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यही पर अभी तक हमने। अभी जो कॉन्जुगेट बेस है यदि वो स्टेबल हुआ, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं, उतना ही ज्यादा होगा। अब ये बताइए जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का रीजन क्या है, ये चार्ज जो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसका नाम अनस्टेबल है। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो एटम को क्या कहता है, चार्ज क्या करता है, एटम को अनस्टेबल बनाता है। तो ये कॉन्जुगेट बेस जो ये अनस्टेबल है। यदि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है स्टेबल, अपने चार्ज को खत्म करके। कॉन्जुगेट बेस अपने चार्ज को खत्म करके स्टेबल बन सकता है। मतलब ये कॉन्जुगेट बेस चाहता है कि कोई ऐसा ग्रुप मेरे से कनेक्ट हो, कोई ऐसा ग्रुप मेरे से कनेक्ट हो जो मेरे नेगेटिव चार्ज को खत्म करे। जो ग्रुप इसके नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा वो ग्रुप क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। अब ऐसा ही सेम किसके साथ होता था, कार्बेनाइन के साथ होता था, है कि नहीं। कार्बेनाइन भी अनस्टेबल होता था। क्यों अनस्टेबल होता था, क्योंकि कार्बेनाइन के पास भी नेगेटिव चार्ज होता था, जिससे कारण क्या होता था, वो अनस्टेबल होता था। चार्ज उसके पास नेगेटिव चार्ज होता था, क्या वो अनस्टेबल होता था। तो कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वही आपका एक कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अनस्टेबल होने का रीजन सेम है, नेगेटिव चार्ज। दोनों के अनस्टेबल होने का रीजन क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए जो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वही आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम के। तो माइनस एम जो होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। जितने भी इफेक्ट हमने पढ़ा, माइनस एम प्लस आई माइनस एच प्लस एच, उसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करता है, माइनस एम। माइनस एम जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। यदि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस के ऊपर के चार्ज को खत्म करेगा, तो कॉन्जुगेट बेस को सबसे ज्यादा स्टेबल बनाएगा। इसलिए माइनस एम जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस को सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। फिर माइनस एम के बाद क्या आएगा, माइनस एच आएगा। माइनस एम के बाद माइनस एच भी आएगा। माइनस एच भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है कि नहीं, माइनस एच भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, पर माइनस एम से थोड़ा कम, माइनस एम से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इसलिए माइनस एम से थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज खत्म करेगा। ये भी नेगेटिव चार्ज खत्म करेगा पर उतना नहीं जितना माइनस एम। तो ये भी स्टेबल बनाएगा। माइनस एम भी कार्बोनाइन को स्टेबल बनाएगा, माइनस एच भी कार्बोनाइन को स्टेबल बनाएगा, पर माइनस एम ज्यादा और माइनस एच कम। उसके बाद और भी कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, कौन सा, माइनस आई। तो माइनस आई भी जो है वो भी क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। माइनस आई जो है ये भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और माइनस आई जो है इन दोनों से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि माइनस आई जो है ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड से ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है कंप्लीटली। तो पार्शियली चार्ज को खत्म करेगा, कंप्लीटली खत्म नहीं करेगा। हाँ, पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो स्टेबल करेगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है इसमें क्या करेंगे, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, ये तीनों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। यदि ये तीनों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो ये तीनों जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि यदि कॉन्जुगेट बेस की आप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यही हमने पढ़ा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ये तीनों ग्रुप है, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। यदि ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेंगे। जो बचे हुए तीन ग्रुप है, प्लस आई प्लस एच और प्लस एम, प्लस एच प्लस आई और प्लस एम, ये क्या करेंगे,
एक कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे? क्योंकि जितने भी ये तीन ग्रुप है इनका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये तीनों ग्रुप का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इसलिए कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। बचे हुए तीनों ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। यदि कार्ब एनायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सॉरी कॉन्जुगेट बेस को यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे? नहीं, कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट तो पहले ही परेशान है इस नेगेटिव चार्ज के कारण, ये तो पहले ही इस नेगेटिव चार्ज के कारण परेशान है। यदि कोई और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो ग्रुप इसको और भी ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। लेकिन यदि कोई ग्रुप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो और भी ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। ये तो चाहता है कि कोई ऐसा ग्रुप मेरे से कनेक्ट हो जो मेरे नेगेटिव चार्ज को खत्म करे, क्योंकि ये तीनों ग्रुप कर रहे हैं। तो बचे हुए तीनों ग्रुप क्या करेंगे? इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा के इसको और भी ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। उसमें जो आपका प्लस एम है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। जो आपका प्लस एम है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा, क्योंकि प्लस एम जो होगा ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। प्लस एम जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कौन बढ़ाएगा? प्लस एम। जो प्लस एम है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और प्लस एम जो है सबसे ज्यादा ये कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल बनाएगा। फिर प्लस एम के बाद प्लस एच। प्लस एच भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पर उतना नहीं करता है जितना प्लस एम करता है, उतना नहीं करता है जितना प्लस एम करता है। हाँ, पर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटाएगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो प्लस एम और प्लस एच दोनों डिक्रीज करते हैं, और प्लस आई भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो भी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और वो भी स्टेबिलिटी को घटाएगा या डिक्रीज करेगा। प्लस एम सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो प्लस एम सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। प्लस आई, इन तीनों में जो होगा प्लस आई सबसे कम इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो सबसे कम अनस्टेबल बनाएगा। तो ये तीनों ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल बनाएंगे, और ये तीनों ग्रुप जो है कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाएंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल ये बनाएगा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज ये खत्म करेगा, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये बनाएगा कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को ये बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में? इस तरीके से आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आप क्या चेक करेंगे? माइनस एम। माइनस एम के बाद क्या चेक करेंगे? माइनस एच। माइनस एच के बाद आप क्या चेक करेंगे? माइनस आई। माइनस आई के बाद आप क्या चेक करेंगे? प्लस आई। फिर प्लस आई के बाद क्या चेक करेंगे? प्लस एच। और फिर प्लस एच के बाद प्लस एम। ठीक है, जिस तरीके से आप कार्ब एनायन के लिए करते थे, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालते थे, उसी तरीके से आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है, क्योंकि दोनों के अनस्टेबल होने का रीजन सेम है, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए समझ में आया फ्रेंड? बताइए इतना। चलिए, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ हमें क्या करना है? कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। तो कैसे करेंगे? कॉन्जुगेट बेस बना के इन दोनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, और चेक करेंगे कि दोनों एसिड में से किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, यदि इसमें से H प्लस निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? कार्बन के ऊपर माइनस बच जाएगा। H प्लस, यदि ये बॉन्ड टूट के H प्लस निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लोन पेयर, तो इस कार्बन के पास लोन पेयर बच जाएगा, है कि नहीं? यही होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस यही होगा, और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? यदि यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा तो यहाँ पे होगा माइनस, और एक H भी होगा, यहाँ पे भी एक H है, ठीक है ना?
यहाँ पे भी एक एच है, तो यहाँ पे एक एच है और ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी एक एच है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये हुआ और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये हुआ। अब इन दोनों में हमें क्या चेक करना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, रूल नंबर 1 लगाएंगे कि जो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम कहीं एक ही ग्रुप से बिलोंग तो नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जो कि नहीं है। हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम दोनों में एक ही है, इसमें भी कार्बन है इसमें भी कार्बन है, तो सेम है। उसके बाद हम रूल नंबर 2 लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हमें चलना है कि जिस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जिस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे बताइए, हाइब्रिडेशन में बता सकते हैं ना, जो हाइब्रिडेशन में बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, फिर sp2 और फिर sp3। तो यहाँ पे हमें कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा और यहाँ पे भी। तो पहले इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही होता है। तो इसके पास कितना सिग्मा है, 1 2 3, 3 सिग्मा है, 1 2 3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है ना, एक हाइड्रोजन भी है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर कितना है, तो आप बोलेंगे सर एक लोन पेयर है। यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर है। नहीं, यहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा। पुरानी बातें याद कीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे लोन पेयर क्यों नहीं होगा। बताइए क्यों इस कार्बन के पास लोन पेयर क्यों नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कि जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस का पार्ट बनता है उसको आप हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। मैंने बताया था, कहाँ पे बताया था, एरोमेटिसिटी में बताया था आपको कि जो लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट बनता है, कॉन्जुगेशन का पार्ट बनता है, उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस का पार्ट बन रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, इसलिए हम इसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 0 लोन पेयर। तो 3 और 3 के साथ क्या बन जाएगा, sp2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी sp2 है। यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और ये हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड है, और इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर तो होता है, पर हाइब्रिडेशन में हम लोन पेयर को तभी काउंट करेंगे जब वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट ना हो। यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, 1 2 डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे भी 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ जो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp2 आएगा। तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp2। तो दोनों कार्बन का यदि हाइब्रिडेशन sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम ये बता पाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हाइब्रिडेशन अलग अलग होना चाहिए ना, इसका हाइब्रिडेशन अलग होना चाहिए, इसका हाइब्रिडेशन अलग होना चाहिए, जो कि नहीं है, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है। तो रूल नंबर 2 भी फेल हो चुका है। तब हम रूल नंबर 3 पे जाएंगे, इफेक्ट से बताएंगे। तो देखिए ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, डबल, देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, जितने भी एटम है यहाँ पे रिंग में सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है उसके हम लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे बताइए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका बन जाएगा एरोमेटिक। तो ये बन गया आपका एंटी एरोमेटिक और ये बन गया एरोमेटिक। और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है या एरोमेटिक की, एरोमेटिक की। तो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी इससे ज्यादा होगा। लेकिन यदि ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है तो इस कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा इस एसिड से। ठीक है ना, जिस एसिड कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, जिस एसिड कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस एसिड कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक था इसलिए उसकी एसिडिटी ज्यादा थी, और ये एंटी एरोमेटिक था उसकी एसिडिटी कम थी, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा इससे ज्यादा होगा। समझ में आया, बताइए फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इफेक्ट का इस्तेमाल करके एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। पर इसके लिए आपको पहले चेक करना है कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो है वो फेल होना चाहिए।
रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 से हमारा एसिडिक एक्सचेंज का ऑर्डर नहीं आना चाहिए, तब आपको इफेक्ट पे आना है। ठीक है, चलिए चलिए इन दोनों एसिड का एसिडिक एक्सचेंज का ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम यदि एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है तो डाउन द ग्रुप एसिडिक एक्सचेंज बनेगा। देखो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम दोनों एसिड में सेम ही है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। रूल नंबर 1 से हमारा आंसर नहीं आया। रूल नंबर 2 से जाएंगे, कैसे रूल नंबर 2 से कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या होगा, sp3 होगा, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन हो कैसा है, sp3 है। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है, तो दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा, तो रूल नंबर 2 भी फेल हो चुका है। फिर हम रूल नंबर 3 पे जाएंगे। रूल नंबर 3 पे जाने से पहले हम इसका पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा। तो यहाँ से H+ निकाल देंगे तो यहाँ पे तो माइनस बन जाएगा, कार्बन के ऊपर बच जाएगा, और इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये होगा, ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस और ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब हम देखेंगे कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो देखो ये एरोमेटिसिटी से एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं, ये एरोमेटिसिटी से एरोमेटिक बन रहा है, और ये बताइए ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं, एरोमेटिसिटी से एंटी एरोमेटिक बन रहा है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा नहीं, ये नॉन एरोमेटिक बनेगा। क्यों बताइए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब 7 या उससे ज्यादा मेंबर के रिंग में 7 एटम या ज्यादा उससे ज्यादा एटम के रिंग में आंसर एरोमेटिक आ रहा है तो एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, है कि नहीं। तो नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इसलिए इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में। इस तरीके से आपको इफेक्ट का इस्तेमाल करके क्या करना है, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। समझ में आया ना फ्रेंड। चलिए बताइए।
तो पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला जो एटम है वो सेम है, तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। फिर रूल नंबर 2 पे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इस कार्बन और इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन सेम है, इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन सेम है, तो दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। यदि हाइब्रिडेशन सेम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, रूल नंबर 2 फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 3 लगाएंगे, जो कि हमारा इफेक्ट। तो पहले रूल नंबर 3 लगाने से पहले इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। जब यहाँ से H+ निकल जाएगा फ्रेंड, तो क्या बनेगा, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, यही पे बना दो क्या। चलिए यहाँ से H+ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे, और यहाँ से भी H+ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस और ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब चेक कीजिए, ये एरोमेटिसिटी से ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक बन रहा है, और ये जो है आपका एंटी एरोमेटिक बन रहा है। कैसे, देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल वेकेंट, वेकेंट सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे बताइए डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, तो दोनों जगह पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, वो एरोमेटिक बन जाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। और ये एंटी एरोमेटिक, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बताइए फिर। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 से जाएंगे। तो देखो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम, हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम दोनों में सेम ही है, मतलब रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम दोनों एसिड में सेम है, तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। अब रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन अलग अलग होना चाहिए, पर दोनों कार्बन एटम का तो हाइब्रिडेशन सेम है। यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना के रखा है और यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना के रखा है। तो दोनों में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो आप नहीं बता पाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तब हम रूल नंबर 3 पे जाएंगे, इफेक्ट से बताएंगे। और इफेक्ट्स बताने से पहले हम दोनों एसिड क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस बन जाएगा। यहाँ से यदि H+ निकल जाएगा, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर माइनस बच जाएगा। यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर माइनस और यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर माइनस। ये हुआ दोनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, समझ में आ रहा, बताइए समझ में आ रहा है ना फ्रेंड आपको। चलिए, तो ये हुआ इस एसिड कॉन्जुगेट बेस, एसिड कॉन्जुगेट बेस। अब हम चेक करेंगे कि दोनों कॉन्जुगेट बेस में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस हो रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर सिंगल डबल, और यहाँ से भी हो रहा है लोन पेयर सिंगल डबल। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर सिंगल डबल, पर यहाँ पे जो है ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 5 एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे
1, 2 और 3, 3 एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां पे ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उस रेजोनेटिंग फॉर्म की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हुआ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और जो आपका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होता है। मतलब यदि इस एसिड कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इससे ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से फ्रेंड क्या करना है आपको, इफेक्ट का इस्तेमाल करके आंसर बताना है। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर, ये दोनों सेम हो गए ना, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले रूल नंबर 1 से जाएंगे। तो हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम जो है वो तीनों में क्या है, सेम है। हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम यदि तीनों में सेम है तो रूल नंबर 1 तो फेल हो चुका है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो तीनों में हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम सेम है, रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे जो कि कहता है कि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम नहीं, रूल नंबर 2 क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम यदि सेम ग्रुप से बिलोंग करता है तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाना है। तो तीनों में ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम है। तीनों में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास तीनों में एक ही बॉन्ड है, तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 पे जाएंगे और इन तीनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। इन तीनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस और ये हुआ इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ये यही है ना तीनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे अभी हमें देखना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है डबल सिंगल लोन पेयर। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर सिंगल डबल, हाँ यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये तो सबसे लास्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे कम, इन दोनों कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी इससे ज्यादा होगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ये यही है। तो जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। मैंने आपको बताया था ये बात, जो आपका इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे इसके जो दो रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगे वो दोनों कैसे होंगे, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होंगे और इसके इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं होंगे। तो इसकी जो स्टेबिलिटी, इस रेजोनेटिंग फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होगी इससे ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा इससे ज्यादा होगा। ये किसका ऑर्डर आया, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया। यदि ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर होगा, है कि नहीं। जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर आता है। ठीक है, समझ में, बताइए फिर। समझ में आया ना।
चलिए बताइए। बताइए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं 5 तक काउंट कर दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, है कि नहीं। तो देखिए, हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, दोनों सेम है। हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम सेम है। रूल नंबर 1 फेल, रूल नंबर 2 भी फेल, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के रखा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के रखा है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। तो दोनों एसिड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। रूल नंबर 2 भी फेल। फिर हम रूल नंबर 3 से जाएंगे, और रूल नंबर 3 से जाने से पहले हम दोनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट कैसे बनेगा, यहाँ से यदि आप H+ निकाल दोगे तो ये होगा इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। और यहाँ से भी H+ निकाल दोगे तो ये होगा इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। इसको भी निकालिए, चाहे इसको निकालिए चाहे इसको निकालिए, सेम बात है, ठीक है ना। इसको या इसको, दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, सेम बात है, ठीक है। चलिए बताइए, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। पर यहाँ पे ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे ज्यादा एटम रेजोनेंस में 1 2 3 4, और यहाँ से भी हो सकता है ना, लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहाँ पे जितने भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कि नहीं। तो यहाँ पे यदि ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी इससे ज्यादा होगी। ये किसका ऑर्डर आया, कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और जो कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया वही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर आएगा। तो इस एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ में। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट का इस्तेमाल करके क्या करना है, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। समझ में आया फ्रेंड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो पहले रूल नंबर 1 से जाएंगे। हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम दोनों केस में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो रूल नंबर 1 तो फेल हो चुका है। फिर हम रूल नंबर 2 से जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो दोनों केस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है सेम है। यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। तो रूल नंबर 2 भी फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 3 से जाएंगे। तो रूल नंबर 3 पे इफेक्ट का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करेंगे, दोनों एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस, और चेक करेंगे कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब था लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है डबल सिंगल। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर, दोनों जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस तो हम नहीं बता सकते हैं, और दोनों कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। हम इसको रेजोनेंस से तो नहीं बता सकते, पर आई इफेक्ट से बता सकते हैं फ्रेंड। देखो जो आई इफेक्ट का आपने ऑर्डर लिखा था उसमें जो ये NO2 था ये एल्डिहाइड से ऊपर आता था। चेक कीजिए -I के ऑर्डर में जो है ये NO2 जो था ये आपके एल्डिहाइड से ऊपर आता था, है कि नहीं, आता था कि नहीं आता था। तो ये जो इसका -I होगा इससे ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यदि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा, यदि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा और ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो ये हुआ इसके कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस से तो हम इसका आंसर नहीं बता पाए, पर हमने माइनस आई इफेक्ट से इसका आंसर बताया, क्योंकि NO2 का जो माइनस आई है ये एल्डिहाइड से ज्यादा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा निगेटिव चार्ज खत्म करेगा, तो ज्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ आपका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो यही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि जिस एसिड कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया? बताइए। चलिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। देखो, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, पर यहाँ पे ये वाला H निकलेगा, तो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ और इसको बीटा। तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है, पर यहाँ पे इस कार्बन से H+ निकलेगा और यहाँ पे इस कार्बन से H+ निकलेगा, तो कहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? ठीक है ना, समझ में है कि नहीं? दोनों एग्जाम्पल सेम है, यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वही है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन से रिलीज होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन से रिलीज होगा, तो इन दोनों में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो अभी तो वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 से जाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम दोनों में सेम है। फिर रूल नंबर 2 से जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना के रखा है, यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना के रखा है, तो दोनों केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, क्योंकि दोनों केस में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो सेम है। अब हम रूल नंबर 3 पे जाएंगे, इफेक्ट से इसका आंसर देंगे। तो रूल नंबर 3 लगाने से पहले हम इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कैसे? हाइड्रोजन रिलीज करके यहाँ पे हाइड्रोजन यदि यहाँ से रिलीज होगा तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, H+ यदि यहाँ से रिलीज हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से H+ रिलीज होगा ये इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये हो गया और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये हो गया। समझ में आया कि दोनों एसिड कॉन्जुगेट बेस। अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। तो ये कॉन्जुगेट बेस इससे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो सिर्फ यही ग्रुप है जो माइनस आई लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, और ये ग्रुप यहाँ पे भी माइनस आई लगा रहा है। तो माइनस आई से तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे, दोनों में जो ग्रुप है माइनस आई लगा रहा है। हाँ, पर इसमें जो है माइनस आई ज़्यादा लगाएगा और इसमें माइनस आई कम लगाएगा, माइनस आई से भी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे देखिए रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लग रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो रेजोनेंस होने के कारण जो है ये कॉन्जुगेट बेस जो है इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं? रेजोनेंस होने के कारण जो ये कॉन्जुगेट बेस है इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यदि ये कॉन्जुगेट बेस इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये भी इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। ऐसा नहीं है कि एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया, और भी इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे।